नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब पत्नी ने ननद और सास की सच्चाई लाई पति के सामने तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। अजीत अच्छी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था, सैलरी भी अच्छी थी। कानपुर शहर में अपना घर भी था। परिवार में सबसे छोटा था अजीत। बड़े भाई का आगरा में खुद का बिजनेस था, इसलिए वह अपना मकान वहीं बनवाकर अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहते थे। दो बड़ी बहनें थे जिनकी शादी हो चुकी थी और उन सभी लोगों के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। असीत अपने भाई बहनों से उम्र में काफ़ी छोटा था, जिसके कारण उसकी और उसके भाई बहनों के बच्चों की उम्र में ज़्यादा अंतर न था। अजीत का रिश्ता उसके फूफा जी ने ही अपने दोस्त की बेटी निशा से करवाया था। निशा अपने पापा की लाडली थी। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी, लेकिन उसकी जिद ऐसे पूरी की जाती जैसे घर में सबसे छोटी हो। निशा सरकारी स्कूल में टीचर थी। शादी के 15 दिन पहले ही उसकी सरकारी नौकरी लगी थी और अभी ट्रेनिंग चल रही थी, जिसके कारण उसे अपने शादी में सिर्फ 4 दिन की छुट्टी ही मिल सकी थी। हालांकि अपनी नौकरी लगने की प्रक्रिया के दौरान जब उसने अपने ससुराल वालों से नियुक्ति वाले ज़िले की सलाह मांगी तो सभी ने उसे अपने मायके वाले ज़िले का विकल्प भरने की सलाह दी, क्योंकि कानपुर उन जिलों में से नहीं था जो विकल्प उसने नौकरी के आवेदन करते समय भरे थे। इसका कारण यह था कि नौकरी के आवेदन के समय शादी की बात शुरू ही नहीं हुई थी। अजीत और निशा अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत थे और उन्हें पता था कि शादी के बाद उन्हें दूर दूर रहना पड़ेगा। इन सभी विषयों पर पहले ही बात हो चुकी थी। शादी करके निशा अपनी ससुराल पहुंची, जहां कुछ रस्में हुई। घर में उस समय सभी रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन इन सभी लोगों में से जो सबसे एक्टिव थी वो थी निशा की बड़ी ननद। घर से लेकर बाहर तक के सभी काम उनसे पूछकर ही होते, यहाँ तक कि सास की जिम्मेदारी और अधिकार भी उन्हीं के पास थे। बाद में पता चला कि उसकी बड़ी ननद तो अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहीं रहती हैं, अपने मायके में। उनके दोनों बेटे कानपुर से ही बीटेक कर रहे थे। बड़ी ननद ही इस घर को संभालती हैं। शादी से पहले न तो अजीत ने और न ही उसके माँ बाप ने यह बात निशा और उसके घर वालों को बताई। उसकी बड़ी ननद ने उसी शाम उससे कुछ मीठा बनाने को कहा और उसी दिन से उससे रसोई के दूसरे काम भी करवाए जाने लगे। जबकि निशा ने तो सुन रखा था कि नई बहू की शादी के कुछ दिनों तक तो मेहमानों की तरह खातिरदारी होती है, पर यहाँ तो सब उल्टा था। शादी के बाद 4 दिन में ही बर्तन धोते धोते उसकी चूड़ियों की चमक गायब हो चुकी थी। साड़ियों के साथ मैचिंग चूड़ियां पहनना तो बस सपना बनकर रह गया। शादी के 3 दिन बाद ही उसके ससुर जी ने उसका और अजीत का बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया, जिसमें उसकी मुँह दिखाई में मिले पैसे जमा करवा दिए गए और ससुराल में ही एक LIC की 25,000 सालाना की पॉलिसी भी ले ली गई थी। अजीत की तो घर में एक न चलती। यहाँ तक कि अजीत निशा के लिए जो गिफ्ट लाया वो भी उसके पिताजी ने उससे ले लिया और अपनी तरफ से गिफ्ट बताते हुए निशा को दिया और अजीत से घर के सभी बच्चों को मोबाइल गिफ्ट करवाए। अजीत अपने माँ बाप और बहन के आगे कुछ न बोल पाता। निशा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन नए घर और नए लोगों के बीच वह किससे क्या कहती। इतना ही नहीं, शादी में जो साड़ियाँ उसके मायके से उसकी सास के लिए आई थी उनके लिए भी उसे ताने मिलने लगे थे कि साड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है और उन साड़ियों को पगफेरे की रस्म के समय मिठाई के डिब्बों के साथ लपेट कर उसकी ननद ने उसके मायके भेज दिया और अगली बार अच्छी साड़ियाँ लाने को कहा। इन 4 दिनों में ससुराल में उसे कोई अच्छी याद नहीं मिली और यह तो बस एक शुरुआत थी। निशा अपनी माँ के घर आ गई और अजीत भी वापस नौकरी पर चला गया। निशा ने जब अपनी माँ को अपनी बड़ी ननद के वहाँ रहने की बात बताई तो उसकी माँ बोली, चलो अच्छा है, अभी तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है और कुछ सालों तक तुम्हारा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ऐसे में कम से कम कोई तो है जो तुम्हारे बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल कर सके। जब तुम्हारी छुट्टियां हो तब तुम वहाँ चली जाया करना। और हाँ, अब तो तुम और अजीत दोनों कमाओगे तो समय समय पर अपनी ननद को अच्छे अच्छे उपहार देती रहना। निशा रोज अपने सास ससुर व ननद को फ़ोन करती और उनका हाल चाल पूछती। सब उससे बहुत प्यार से बात करते और कहते, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हें किसी भी चीज़ या पैसों की ज़रूरत हो तो हमसे मांगना। निशा संकोची स्वभाव की थी और नए नए रिश्ते थे, इसलिए वह कुछ न मांगती। वह सोचती कि ज़रूरत पड़ने पर वे लोग खुद ही उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे।
निशा का बड़ा भांजा तो उससे एक दोस्त की तरह व्यवहार करता और अपनी सारी बातें अपनी नई मामी निशा से शेयर करता। सबकी मीठी मीठी बातों और व्यवहार से निशा शादी में अपने साथ हुए व्यवहार को भूल गई। उसने सोचा आगे सब सही होगा। अजीत 1 महीने बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया और निशा को उसके मायके से लेने गया। अभी उसे आए हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसकी दीदी का फ़ोन आया और बोली, तुम वहीं बैठे रहना, यहाँ तो कोई काम है नहीं, जल्दी निकलो। निशा दूसरी बार अपने ससुराल आई थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन यह 1 हफ्ता काफ़ी था उसे उसके ससुराल की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। इस 1 हफ्ते में जो सच निशा को पता चला वो तो निशा और उसके घर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार जब निशा ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर वहां नहीं थे, वे गांव वाले घर पर थे। बाद में पता चला कि वे तो अक्सर गांव में ही रहते हैं और पूरे साल में मुश्किल से 1 महीने ही यहाँ रुकते हैं। यहाँ तो सिर्फ ननद की फैमिली रहती है। इतना ही नहीं, निशा के ससुर को मिलने वाली पेंशन और अजीत की सैलरी पर भी उसकी ननद का हक था। निशा को शादी के 2-3 महीनों तक तो उसकी सास द्वारा ज़रूरत के पैसे दिए गए, फिर वो भी बंद हो गया। अजीत तो निशा को 1 पैसा भी न देता और न ही कभी उससे उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछता। निशा की नई नई नौकरी लगी थी और उसे अभी सैलरी भी नहीं मिलती थी। वह पूरी तरीके से अपने मायके पर निर्भर हो गई थी। अजीत घर पहुंचते ही अपना पर्स अपनी दीदी के हवाले कर देता, यहाँ तक कि उसने अपना एक एटीएम अपने भांजे को दे रखा था जिससे कि वह अपने शौक पूरा करता था। निशा की आंखों के सामने यह सब होता, लेकिन वह किससे क्या कहती। ससुराल में तो उसकी ज़रूरतों की किसी को परवाह ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं। अब यही सिलसिला शुरू हो चुका था। जब निशा ससुराल जाती वहाँ उसके सास ससुर न होते। उसे लगने लगता जैसे वह अपनी ससुराल नहीं बल्कि अपनी ननद के यहाँ आती है। उसके सास ससुर को तो जैसे कानपुर के घर से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो उसकी सास गांव में रहकर भी नहीं भूलती थी वो ये कि जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता वह पहले से ही निशा को फ़ोन पर सामान और साड़ियाँ गिना देती और कानपुर में ननद के पास भेजने को कहती। जबकि निशा के लिए कोई भी रस्म होने को होती तो यह कहकर टाल देती कि हम अभी गांव में हैं, जब कानपुर आएंगे तब यह रस्म करेंगे, और ऐसा कभी होता भी नहीं। दिन गुजरते गए और चीज़ें बिगड़ती गई, यहाँ तक कि निशा और अजीत की शादी के बाद पहली दिवाली भी साथ न मन सकी। इसके बाद निशा और अजीत अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने कानपुर गए। उस दिन घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया, कुछ दोस्तों और मेहमानों को भी बुलाया गया। शाम को केक कटा और निशा की सास ने उसे गिफ्ट में एक गोल्ड की रिंग दी। निशा बहुत खुश थी। रात हुई और सब अपने अपने घर चले गए। निशा भी अपने कमरे में पहुंची। वह उत्सुक थी यह जानने के लिए कि अजीत उसे क्या उपहार देगा, लेकिन हमेशा की तरह निशा की यह खुशी भी ज़्यादा देर न टिक सकी। जब उसे पता चला कि वह रिंग तो अजीत उसे गिफ्ट करने के लिए लाया था, लेकिन उसकी सास ने वो रिंग अजीत से यह कहकर ले ली कि या तो हमें 5-6 हज़ार रुपये दो, निशा के लिए कुछ लेना है, या फिर यह अंगूठी हमें दे दो। तो अजीत ने वह अंगूठी ही अपनी माँ को दे दी। जब अजीत ने यह बात निशा को बताई तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद निशा ने अपनी ससुराल न जाने का फैसला लिया। उसका कहना था कि जब वह अपनी नौकरी के कारण अपने मायके रह रही है और ससुराल व पति की ओर से उसे न तो कोई खर्च मिलता है न अन्य कोई मदद। 1 महीने बाद अजीत का ट्रांसफ़र ग्वालियर हो गया, जिससे निशा और अजीत के शहरों के बीच की दूरी कम हो गई और निशा 1-2 दिन की छुट्टी होने पर भी अपने पति के पास पहुंच जाती थी, जिससे उसे अपने ससुराल वालों और अपने पति के बीच होने वाली बातें पता लगने लगी जो उसे नहीं बताई जाती थी। निशा जब भी अजीत का फ़ोन देखती उसे उसके भांजे के मैसेज मिल जाते, जिसमें या तो पैसों की मांग होती या फिर महंगी चीज़ों की। इन सब चीज़ों को लेकर निशा और अजीत के बीच झगड़े भी बढ़ गए। निशा को देने के लिए अजीत के पास कुछ न था, लेकिन अपने भांजों की मांग पर हर 5-7 महीने में उन्हें नए एंड्रॉयड फ़ोन दिला दिए जाते। झगड़ों में भी कुछ नहीं बदला। कुछ महीनों बाद निशा गर्भवती हुई और जब उसने यह खुशखबरी अपने पति को फ़ोन पर दी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छोटी दीदी को भी बताई। अजीत ने निशा से कहा कि यह खुशखबरी वह स्वयं अपने सास ससुर को देगी तो वे बहुत खुश होंगे, लेकिन तब तक उसकी छोटी ननद यह बात उनको बता चुकी थी। तभी निशा के ससुर का फ़ोन उसके पास आया और उन्होंने निशा से कहा
कि अब वे लोग ही उसके अभिभावक हैं, इसलिए जो भी समस्या हो वह उन्हें बताए कि वह क्यों कानपुर नहीं आना चाहती। हम तुम्हारी बात सुनेंगे और उसका हल ढूंढेंगे। यह सब सुनकर निशा ने सोचा क्यों न सारी बात सामने रखी जाए। वैसे भी अजीत निशा को बोल चुका था कि अगर कोई इस बारे में बात करे तो वह अपनी बात रखे। इसलिए निशा ने अपने सास ससुर को सारी बात बताने का फैसला किया। उसने अपने सास से कहा कि उसे अपनी बड़ी ननद के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिस्टम वहाँ चल रहा है वह उसे पसंद नहीं। उसने आगे कहा कि यदि उसके ससुराल में उसकी ननद और उनके बच्चे व पति की सारी ज़रूरतें अजीत व उसके पापा पूरी करते हैं तो वह भी उनके घर की बहू है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल भी उन्हें रखना चाहिए। निशा ने कहा कि उसे अपने ससुर की पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, वह जिसे चाहे उसे दें, लेकिन अजीत उसका पति है और जब तक अजीत मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे वह अपने ससुराल कानपुर नहीं आएगी। यह सब सुनकर उसकी सास आग बबूला हो उठी और बोली कि उनकी बेटी उनका घर संभालती है, इसलिए यहाँ ऐसा ही चलेगा। तुम्हें यहाँ आना है तो आओ, वरना मत आओ। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के लोग हैं। उसे लगा था कि उसकी सास दादी बनने वाली है, यह खबर सुनकर खुश होंगी और शायद उनका व्यवहार भी बदलेगा, लेकिन उसकी सास ने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की, ऊपर से नई शर्त रख दी। निशा भी गुस्से में भर उठी और उसने इस शर्त के साथ कानपुर जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बीते और अब निशा की ट्रेनिंग पूरी हो गई और आखिरकार उसे सैलरी मिलनी शुरू हो गई। अब निशा ने अपने ससुराल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लेकिन इससे उसके ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, वे लोग यह ज़रूर चाहते थे कि जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो या शादी ब्याह हो तो निशा अजीत के साथ वहाँ उपस्थित हो, ताकि सबको लगे कि इनके घर में सब ठीक है। बाकी उन्हें तो अजीत के पैसों से मतलब था जो हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि अगर अजीत की बड़ी दीदी जो कि कानपुर में ही रहती थी, उनके ससुराल में भी कोई बीमार होता तो उसका इलाज कराना भी अजीत की जिम्मेदारी थी। और अगर उनका कहा नहीं होता तो अजीत के माँ बाप का इमोशनल डायलॉग कि अब हमारी उम्र ही कितनी बची है। हालात ऐसे थे कि हर महीने 50-60 हज़ार महीने कमाने वाले अजीत के खुद के पास के अकाउंट में नौकरी के 5-6 साल बाद भी 50,000 रुपये नहीं थे। अब अजीत भी हफ्ते में एक बार तो निशा से मिलने आ ही जाता था, लेकिन अब भी उसे अपने भविष्य की और अपने आने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए झगड़े लगातार बढ़ते गए। अजीत हमेशा निशा को वादा करता कि अब वो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, मगर कुछ भी नहीं बदल रहा था। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ जो अजीत और उसके घर वालों की तरफ से लगातार जारी रही वो थी उनकी मीठी मीठी बातें कि अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। खास तौर पर उसकी सास का यह डायलॉग कि हम तो रात को सो नहीं पाते तुम्हारी चिंता में, हमारी नींद खुल जाती है, तुम गर्भवती हो, अच्छा अच्छा खाना, फल लेना, जूस पीना। क्योंकि अब निशा को सैलरी मिलने लगी थी तो उससे भी वही उम्मीद की जा रही थी जैसा अजीत करता था। लेकिन निशा का भी मन होता था कि अजीत इस हालत में उसका ख्याल रखे। पैसे न सही, कम से कम कभी तो उसके लिए फल लाए और कहे कि अब तुम्हें ये खाना है। ऐसा तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों में कभी नहीं हुआ। निशा के मन में कुछ सवाल हमेशा उठते कि क्या वर्किंग वुमन होना गुनाह है? क्या उनकी कोई इच्छाएं या शौक नहीं होते? क्या उनका मन नहीं होता कि उसका पति उसके लिए कुछ करे? आखिर वह कमा कर देगी किसको? वह अपने और अजीत के भविष्य के लिए ही तो कमा रही है और उससे दूर रह रही है। कभी कभी तो उसका मन नौकरी छोड़ देने को होता, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आत्मनिर्भर होने के बावजूद तो उसे सम्मान नहीं मिल रहा था और सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। अब निशा को अपने साथ साथ अपने आने वाले बच्चे की भी चिंता सताने लगी। वह अक्सर गुमसुम रहने लगी। निशा की यह हालत देखकर उसकी माँ भी दुखी हो जाती, क्योंकि निशा के साथ की सभी लड़कियां अपने ससुराल में खुश थी। दिन बीत रहे थे और एक दिन फिर निशा की सास का फ़ोन आया और उन्होंने फिर से वही मीठी बातें की। हमें नींद नहीं आती, रात को तुम्हारी इतनी चिंता है, कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार निशा ने ये बातें चुपचाप नहीं सुनी, क्योंकि वह पक चुकी थी। यह सब सुनकर उसने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मेरे साथ आप लोगों का जिस तरह का व्यवहार है उसके बाद क्या उसे उनकी बातें सच लगेंगी? इस पर उसकी सास चुप हो गई। निशा ने फिर अपनी बात दोहराई और अपनी बात का जवाब मांगा। इस बार निशा की सास ने 9 में जवाब दिया। फिर निशा ने अपनी सास से कहा कि वह इस तरह की झूठी बातें उससे दोबारा न करे।
कुछ दिनों बाद निशा की सास उससे मिलने उसके मायके आई और बोली कि वह उनके साथ कानपुर चले। निशा अपने मायके में उनसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यह कहकर टाल दिया कि अभी बहुत समय है, अभी से वह मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आया। अजीत छुट्टी लेकर अपने घर आया। निशा अपने मायके में ही थी। अजीत ने निशा को फ़ोन पर बताया कि दिवाली पर उसको बोनस मिला है और इस बार जब वह उससे मिलने आएगा तो उसके लिए गिफ्ट लाएगा। निशा बहुत खुश थी क्योंकि शादी के लगभग 2 साल पूरे होने को थे और यह पहला मौका होगा जब अजीत उसे अपने हाथों से कुछ गिफ्ट देगा। फिर जब दिवाली के बाद अजीत निशा से मिलने आया तो गिफ्ट तो दूर, उसने उस बारे में कोई बात भी नहीं की। जब निशा ने मजाक में उससे पूछा कि आप तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे, कहाँ है मेरा गिफ्ट? इस पर अजीत ने धीमे स्वर में कहा कि वो पैसे तो घर पर खर्च हो गए, बस फिर क्या था। इस बार निशा का गुस्सा अजीत पर फूट पड़ा। उसने अजीत के सामने अपने तीखे सवाल रखे। उसने अजीत से कहा कि क्या शादी करने से पहले उसे यह बात नहीं पता थी कि पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसकी ज़रूरतें पूछनी पड़ती है और उन्हें पूरा करना होता है। अगर वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था तो उसने शादी क्यों की? निशा ने आगे कहा कि उसकी सारी सहेलियां गाड़ियों में चलती है और उसके पति के पास तो एक बाइक तक नहीं है। इस पर अजीत ने एक खुलासा और किया कि उसने पिछली साल एक बाइक ली थी अपने जीजाजी के नाम पर, जो उसके जीजाजी के पास कानपुर में है। बस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर अजीत ने निशा से 6 महीने का वक्त मांगा और कहा कि वह अपने घर वालों से बात करेगा इस बारे में। इस बार निशा की मां ने भी अजीत को समझाया कि निशा गर्भवती है और कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसे में उसे अपने पास कुछ पैसे तो बचा कर रखने चाहिए, पता नहीं कब कितने पैसों की ज़रूरत हो। वैसे तो निशा उनके पास रहती है तो ज़रूरत पड़ने पर उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, फिर भी अगर पति ये जिम्मेदारी उठाए तो पत्नी को अच्छा लगता है। इस पर अजीत ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगले दिन वह वापस ग्वालियर चला गया। इसके 1 महीने के बाद निशा ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन रविवार था तो अजीत भी वहीं मौजूद था। बेटी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह 1 हफ्ते निशा के पास रुका। इस बार अजीत ने निशा और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा। जब उनकी बेटी 1 महीने की हो गई तो अजीत ने निशा से कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने घर कानपुर रहे, इसलिए तुम कम से कम 1 महीने के लिए ही अपने ससुराल कानपुर में रहो। निशा ने अजीत की बात इस शर्त के साथ मानी कि वह कानपुर जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस दौरान उसकी सास को भी उसके साथ कानपुर रुकना पड़ेगा, जो उस समय अपने बड़े बेटे के पास आगरा में थी। अजीत ने कहा कि ठीक है, वह अपनी माँ से बात करेगा। अगले दिन अजीत ने अपनी माँ को बताया कि वह निशा को लेकर कानपुर आ रहा है। वह चाहता है कि आप भी उसके साथ कानपुर रहें, लेकिन उसकी माँ ने आने से मना कर दिया और कहा कि कानपुर में दीदी हैं। तो इस पर अजीत को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अब जब आप कानपुर आओगी निशा भी तभी आएगी। आखिरकार उन्हें न चाहते हुए भी कानपुर आना पड़ा। अजीत निशा को अपने घर छोड़कर चला गया। अब निशा अपने ससुराल में थी, लेकिन यहाँ कोई भी काम अपने मन मुताबिक नहीं कर सकती थी। यहाँ कब क्या करना है इसका फैसला उसकी ननद करती थी। निशा की बेटी रात रात में कई बार जागती थी, जिससे निशा रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। इसलिए जब वह दोपहर को काम से फ्री होती और आराम करने का सोचती तो उसकी ननद उसकी बेटी को फिर से मालिश करनी है, उसके कपड़े बदलो आकर, या हमारे पास बैठो कहकर बुला लेती। निशा की ननद न तो खुद टीवी देखती न उसे देखने देती। निशा को बार बार एहसास होता कि यह उसका अपना घर है, लेकिन वह एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। किसी तरह वह 1 महीना गुजरा। निशा ने अजीत को फ़ोन करके कहा कि अब वह यहाँ नहीं रुक सकती, उसे घर भिजवा दो। फिर निशा अपनी आगे की छुट्टियाँ बिताने अजीत के पास चली गई। इधर अजीत ने उससे जो 6 महीने का समय मांगा था वह भी पूरा हो गया था, लेकिन अभी भी हालात वही के वही थे, कुछ भी नहीं बदला था। अब निशा ने ठान लिया था कि यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अच्छी बहू तो अब वह बन नहीं सकती, तो बुरा बनकर ही अपना हक लेगी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं है, उसकी एक बच्ची भी है। अब निशा अजीत के साथ ही रह रही थी, तो कहीं न कहीं अजीत से उसके घर वालों द्वारा की जाने वाली डिमांड का पता उसे चल ही जाता था। इधर अजीत ने जो 6 महीने का समय सब ठीक करने के लिए मांगा था वह भी पूरा हो गया था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और निकलता भी कैसे, अजीत अपने घर वालों से कुछ कह ही नहीं पाता था। अब निशा ने अजीत से कहा कि अब वह अपने तरीके से अपना हक उससे लेकर रहेगी
और इसका मौका उसे जल्दी ही मिला। अगले ही महीने अजीत के चचेरी बहन की शादी थी, तो उसके घर वाले चाहते थे कि निशा भी इस शादी में शामिल हो, ताकि सभी रिश्तेदारों को लगे कि इनके परिवार में सब ठीक है। लेकिन निशा ने इस शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ दिखावे की बहू बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अजीत से कहा कि जब उसे घर में होने वाली चीज़ों की भनक तक नहीं लगने दी जाती, क्या तब वह उनके बहू नहीं होती? लेकिन अब तो एक एक करके निशा के ससुराल वालों का फ़ोन उसे समझाने के लिए आने लगा। उसके ससुर जी का फ़ोन आया तो वे अपनी उम्र का हवाला देकर उससे कहने लगे कि वह उनकी बात मानकर शादी में चले। लेकिन निशा ने उनसे कहा कि आज आप अपनी बात मनवाने के लिए आप अपनी उम्र की बात कर रहे हैं, और अभी तक आप और घर के बाकी लोग उसके साथ जो कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं, तब आपकी यह उम्र कहाँ चली जाती है? आज आप अपनी इज्जत की बात कर रहे हो, क्या आपने मुझे कभी बहू की इज्जत या सम्मान दिया? उसने शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया। अब तो अजीत के घर वाले उस पर निशा को शादी में लाने का दबाव बनाने लगे। अजीत ने निशा से इस बारे में बात की तो निशा ने जवाब दिया कि क्या आपने आज तक मेरी कोई बात मानी है? नहीं ना, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए? क्या आज तक आपने मेरे लिए कोई भी ऐसा काम किया है जिसको ध्यान में रखकर मैं आपकी बात मानूं? बात मनवाने के लिए यह काफ़ी नहीं है कि आप पति हैं और मैं पत्नी, क्योंकि मैं उस तरह की पत्नी नहीं हूँ जिसके पति को न तो अपनी पत्नी के मान सम्मान की चिंता है और न ही अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी। फिर भी वह अपने पति को पति परमेश्वर माने और उसकी हर बात माने। अजीत बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं मालूम थी, लेकिन मैं अपनी धुन में ही रहता था। मैं जो कमाता था उसमें से अपने खर्च के लिए पैसे रख लेता था, बाकी घर पर दे देता था, और अगर न दूं तो घर वाले बार बार फ़ोन करके मांग लेते थे। इस पर निशा ने कहा कि आपके पापा को पेंशन मिलती है, फिर भी मुझे आपका उनके पास पैसे पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अपनी शादीशुदा बहन का पूरा खर्चा उठाना, अपनी पूरी तनख्वाह उनके हवाले कर देना, वो भी अब तक जबकि उनका पति खुद कमाता है, जिनका बड़ा बेटा बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुका है और जल्द ही छोटे बेटे की भी बीटेक पूरी होने वाली है। इस पर मुझे आपत्ति है। मैं यह सब होते हुए नहीं देखूंगी, और जब तक आप और आपके घर वाले यह सब करते रहेंगे तब तक न तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और न ही वहाँ के किसी कार्यक्रम में शामिल होऊंगी। इस पर अजीत कहने लगा कि उसकी दीदी के उसके ऊपर बहुत एहसान है, वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखती हैं। अच्छा, तो ऐसा है क्या? आपके माँ बाप आपकी बहन के माँ बाप नहीं हैं? वैसे भी आपके माँ बाप तो अक्सर गांव में ही रहते हैं, फिर आपकी दीदी कानपुर में रहते हुए उनकी सेवा कैसे कर लेती हैं? आपने भी तो उनकी और उनके परिवार की सारी ज़रूरतें और शौक़ पूरे किए हैं और अभी तक कर रहे हो। फिर आखिर कब तक यह एहसान आपके ऊपर चढ़ा रहेगा? कब आप इस कर्ज से मुक्त होकर अपने बीवी बच्चों को देखेंगे? निशा ने खींचते हुए कहा। निशा ने अजीत से साफ साफ कहा कि अगर वह इसी महीने से अपने लिए कुछ पैसे बचाना शुरू नहीं करेगा तो वह उसके साथ नहीं रहेगी। जब उसे अपनी गृहस्थी अलग और स्वयं से ही चलानी है तो फिर अजीत का उसकी ज़िंदगी में रहने का क्या मतलब? अजीत निशा की बात मानने को तैयार हो गया और उससे अपनी कजिन की शादी में चलने को कहा, लेकिन निशा ने कहा कि वह अभी उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसके शादी में जाने के बाद वह अपनी बात से पलट जाए। अब निशा अजीत के पास से लौट आई। इस बार अजीत समझ चुका था कि अब निशा नहीं मानने वाली। फिर उसने निशा से किए हुए वायदे के अनुसार बचत करना शुरू किया। अब वो अपने घर वालों तक उतने पैसे नहीं पहुंचा पा रहा था जितना अभी तक मिल रहा था। बस फिर क्या था, एक एक करके सबका गुस्सा बाहर आने लगा। सबसे पहले उसके भांजों ने निशा के फ़ोन पर मैसेज करना शुरू किया कि वह एक घर को तोड़ने वाली औरत है और वह उसको उसकी औकात बता कर रहेंगे। निशा ने ये मैसेज अजीत को दिखाए और कहा कि अभी तो कुछ समय से ही पैसे नहीं पहुंचे, अभी से लोगों की ये प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, जब अजीत की बेटी का मुंडन संस्कार होना था तो उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाया, तो इस बार उसके बड़े भांजे ने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें निशा भी थी उस पर मैसेज करना शुरू किया कि कोई भी मुंडन संस्कार में न जाए, क्योंकि यह फालतू के काम है, सब लोग अपने अपने काम करें। जब निशा अपनी बेटी का मुंडन संस्कार कराने अपने ससुराल वाले गांव पहुंची तो वहां सभी रिश्तेदार भी आए थे। सभी मुंडन में बुआ को दिए जाने वाले नेक की चर्चा कर रहे थे। निशा ने अपनी दोनों नंदों को साड़ी और पैसे नेक में दिए। इस पर सभी कहने लगे कि अरे यह नेक तो बहुत कम है,
बेटी के माँ बाप दोनों कमाते हैं। इस पर निशा ने मजाक में ही जवाब देते हुए कहा कि पता नहीं बाप कमाता है या नहीं, क्योंकि उसे तो आज तक अपने पति से छवन्नी तक नहीं मिली। कुछ देर बाद निशा की जेठानी ने निशा से अकेले में पूछा कि क्या सचमुच ऐसा है। इस पर निशा ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। उधर निशा की सास और ननद का ध्यान निशा पर ही था कि वह किसको क्या बता रही है। थोड़ी देर बाद दोनों निशा से आकर कहने लगी कि अजीत तुमको भी कुछ नहीं देता और घर पर भी नहीं देता, आखिर वह अपना पैसा ले कहाँ जाता है। निशा बोली ठीक है, एक काम करते हैं, आज आप भी सामने हो और मैं भी, आज अजीत को बुलाकर पूछ ही लेते हैं। फिर जैसे ही अजीत अंदर आया निशा ने उसे रुकने को कहा और अपनी सास व ननद को भी सामने बुला लिया। अब अजीत से सच बोलने को कहा। अजीत ने सबके सामने कहा कि वह अपनी पूरी सैलरी माँ बाप दीदी के ऊपर खर्च करता है। इतना सुनते ही अजीत की दीदी के तेवर बदल गए। वह खिसियाते हुए बोली, हाँ अजीत देता है अपनी सैलरी हमें, क्योंकि मेरे बहुत एहसान है उस पर, मैं उसके माँ बाप की देखभाल करती हूँ। इतना ही नहीं, उन्हें निशा को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। निशा बोली कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी, वह तो बस आपके सामने अजीत से सच जानना चाहती थी। इन सब बातों के दौरान उसके ससुर जी वहाँ मौजूद नहीं थे। अब तक निशा की सास, ननद और भांजे सब खुलकर उसके खिलाफ हो चुके थे। अब जो भी उम्मीद बची थी वह थी उसके ससुर जी से, क्योंकि वह घर के मुखिया थे और उनसे निशा को सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। हमेशा की तरह निशा इस बार भी मायके में ही थी। तभी उसके ससुर जी का फ़ोन आया, लेकिन उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था कि उसके ससुर जी उसको हैप्पी होली बोलना चाहते हैं। बार बार फ़ोन आने पर निशा ने उनका फ़ोन उठाया तो उसके ससुर जी ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि क्या बात हो गई, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो तुमको हैप्पी होली बोलना चाहते थे। निशा बोली, क्या आपके हैप्पी होली बोलने से मेरी होली हैप्पी हो जाएगी? क्या आज तक मैं कोई त्यौहार ससुराल में मना पाई? आपको नहीं लगता कि उसके पड़ोसी उससे इस बारे में सवाल करते होंगे? उसके ससुर जी बोले, क्या कोई बात है? अगर है तो हमें बताओ, वैसे भी हमारी उम्र ही कितनी बची है अब, हम तो सबको खुश देखना चाहते हैं। निशा बोली कि जो चीज़ें आपके कहने पर हो रही थी आपको वही नहीं पता जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है। आपकी बहू किसी भी त्यौहार पर अपने घर नहीं आती और न ही आपकी तरफ से उसे बुलाया जाता है। तब आपको नहीं लगता कि कोई बात है? आपका बेटा आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। निशा और उसके ससुर के बीच फ़ोन पर लगभग 1.5 घंटे बात चली, लेकिन उसके ससुर जी ने उस दौरान कोई सच नहीं बोला, बल्कि लगातार यही कहते रहे कि हमें नहीं पता था कि अजीत तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। हम अजीत से पूछेंगे कि उसने अपना पैसा कहाँ उड़ाया। निशा उनके इरादे पहले ही जान चुकी थी, इसलिए उसने इस बातचीत को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और यह रिकॉर्डिंग अजीत के पास भेज दी। जब अजीत ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने निशा को फ़ोन करके कहा कि वह पापा से बात करेगा, क्योंकि उनकी जानकारी में ही सब कुछ होता था। निशा बोली कि आप बात तो करेंगे, लेकिन मेरे सामने। आप अभी कॉन्फ्रेंस कॉल लगाओ और बात करो। जब अजीत ने उनको फ़ोन लगाया तो उसके पापा उसके सामने भी झूठ बोलने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं कराया और उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। इस पर अजीत बोला, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कई बार तो इस बारे में बैठकर चर्चा हुई थी, आपसे पूछकर ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन अजीत के पापा मानने को तैयार नहीं। फिर निशा बोली कि पापा जी आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने बेटे बहू के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जिस बेटे ने आप लोगों की वजह से कभी अपनी बीबी को उसका सम्मान नहीं दिया, उसकी किसी भी ज़रूरत का ख्याल नहीं किया, आप जैसा कहते रहे वैसा करता रहा, और इस बात का सबूत उसके फ़ोन में है। जो पैसा वो आप लोगों के पास ट्रांसफ़र करता था उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें मौजूद है। इस पर उसके ससुर जी गुस्से से आग बबूला हो उठे और बोले, कल की पैदा हुई लड़की मुझे झूठा साबित कर रही है। निशा बोली कि आपके और मेरे बीच कल जो बातचीत हुई और आज जो हुई उसकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग की बात सुनते ही उसके ससुर जी के बोल ही बदल गए। अब वह कहने लगे कि चलो मैं बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से घर में जो कुछ भी होगा मैं उसकी जानकारी रखूँगा। निशा बोली कि जब आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तो माफ़ी किस बात के लिए मांग रहे हो? निशा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि अब उसकी ससुराल में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है,
क्योंकि जिस घर में अभिभावक ही घर बर्बाद करने पर तुले हों तो उन्हें कौन समझा सकता है। लेकिन निशा ने सोचा कि ठीक तो कुछ होगा नहीं, तो क्यों न सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। उसने वह रिकॉर्डिंग अजीत के भाई और उसके चाचा के पास भेज दी, क्योंकि निशा के ससुराल वालों ने निशा की छवि इतनी खराब कर दी थी कि अगर वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने वहां जाती भी थी तो कोई उससे ढंग से बात तक नहीं करता था। बात बात पर उस पर तंज कसे जाते थे। उसकी ससुराल में तो कुछ नहीं बदला। हाँ, एक चीज़ जो काफ़ी हद तक बदली थी वो था अजीत। उसकी सोच। अब उसे सब साफ साफ दिख रहा था। जिस बहन और भांजों के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था, वही लोग अजीत की पहली संतान के जन्मदिन पर भी उसको फ़ोन नहीं करते। इतना सब होने के बाद भी अजीत किसी के बारे में गलत नहीं बोलता न सोचता। उसका अभी भी मानना है कि एक न एक दिन प्यार से सब सही हो जाएगा, जो कि अब संभव नहीं है। निशा अब अपने सास ससुर व बड़ी ननद से बात तक नहीं करती। हालांकि अजीत अभी भी चाहता है कि निशा सबसे बात करे और प्यार से पेश आए, लेकिन निशा का कहना है कि अजीत उसे कोई भी एक ऐसा कारण दे जिसे सोचकर निशा उन लोगों से बात करे जो अजीत उसे नहीं दे पाता। लेकिन वह एक बात समझ चुका है कि वह पहले ही अपनी गलतियों की वजह से बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है। इसलिए अब उसने और निशा ने जो हुआ उसे पीछे छोड़ते हुए एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने का फैसला लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।